अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस खूबसूरत शो में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, जिसे आपने हमेशा बहुत सराहा, जिसमें हम मुख्तलिफ ममालिक के मुअज़्ज़िज़ सफ़ीरों को मदऊ करते हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान के दोस्तों को और वो ममालिक जिनसे पाकिस्तान हमेशा अपने सकाफ़ती विरसे को शेयर करता है और इसके साथ तिजारत को और बाहमी एहतराम को और बहुत सारी मोहब्बत और खुलूस को। और ये सिलसिला पूरी कामयाबी के साथ जारी है। और आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं डेनमार्क के सफ़ीर मिस्टर रॉल्फ होम्बो। शो में खुश आमदीद सर, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। इससे पहले कि मैं अपने सवालात की तरफ बढ़ूँ, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ डेनमार्क क्या है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान से भी पूछ सकता हूँ कि हमें डेनमार्क के बारे में बताएं। थोड़ा सा मुझे अपना नॉलेज भी शेयर करने दीजिए ताकि मैं ज़रा इन्हें भी मुतासिर कर सकूँ। जी, डेनमार्क यूरोप की सरकर्दा मईशत है और ये वाकई बहुत कामयाब हैं सकाफ़ती और मुआशी दोनों हिस्सों में। तरक्की गुज़िश्ता कई सालों में बढ़ी है। ये स्वीडन और नॉर्वे से अपने बॉर्डर्स भी शेयर करता है और जर्मनी, नीदरलैंड के साथ और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी। स्ट्रेटजिकली ये मुल्क यूरोप में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल मुल्क है। अपनी बहरी सरहदें भी शेयर करता है और इसके अलावा बेशुमार दिलचस्पी की चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ इज़्ज़त माब सफ़ीर साहब से कि हम पर वाज़े करें और हमारे पाकिस्तानी नाज़रीन को बताएं और पाकिस्तानी लोगों को डेनमार्क के बारे में कि कितनी शानदार जगह है ये। एक बार फिर आपका शुक्रिया शो में आने का। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, डेनमार्क इतना खुशहाल मुल्क किस तरह से बन पाया है? दरअसल डेनमार्क एक कदीम तारीख का हामिल है। ये हमसाया ममालिक के साथ जंग करने वाला मुल्क था। उस वक्त हमारा हमसाया मुश्किल तरीन था। हम भी उस मुश्किल का हिस्सा थे। लेकिन पिछले 150 साल में या बुनियादी तौर पर ये अमन का मकाम है। खित्ते में अमन है, अगरचे कुछ जंगें शुरू हुई और वो जंगें बहुत ही मुख्तसर थीं और उन्हें बहुत जल्दी हल भी कर लिया गया था। और ख़ास तौर पर दूसरी आलमी जंग के बाद फिर यूरोप के ममालिक ने जंगों और बदअमनी से सुकून हासिल किया था, जिसने इस पूरे खित्ते को बुनियादी तौर पर खुशहाल बनाया। और दूसरी चीज़ जो हम अपनी कौम में मुतहर्रिक देख रहे हैं और कौम को देखकर हम तिजारत तक रसाई हासिल कर रहे हैं। हम एक तिजारती कौम हैं। हम दरामद भी करते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें दरामद की जाती हैं और बहुत सी चीज़ें हम बरामद भी करते हैं। कुछ शोबों में हम आलमी लीडर हैं और हमारे कुछ शोबों में दूसरे आलमी लीडर हैं और हम उनसे चीज़ें दरामद करते हैं। जैसे हम पाकिस्तान से आम और टेक्सटाइल दरामद करते हैं। यकीनन हम हमेशा से नाजरीन रहनुमाई करते हैं जहाँ कहीं भी जाते हैं। पाकिस्तान को इस सौगात पर फख्र है जो हमारे पास मौजूद है। और हकीकत में आपने जो बात शेयर की वो हम आमों के कुकिंग फेस्टिवल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि एक बार इस्लामाबाद में डेनमार्क सफारत खाने ने इनेकाद किया था जिसमें आपने तमाम डिशें आमों से बनाई थी। उस तजर्बे के बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल। बुनियादी तौर पर इसकी वजह ये थी कि मैंने महसूस किया कि आम तो मैंने दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखे हैं, ज्यादातर ये मीठे में या किसी मशरूब में कोई चीज डालने के तौर पर, मगर मैं दिखाना चाहता था कि आम तमाम खानों में इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा हमने सलाद से लेकर तमाम बड़े खानों तक और मीठे में हर चीज आम के साथ तैयार की। अच्छे पाकिस्तानी आम मुख्तलिफ इकसाम के और कामयाबी से पेश किया ये सब कुछ। हमने लजानिया बनाया और उसके नीचे आम की परत सजाई और वो लजानिया बहुत हल्का और जायकेदार बन गया। हमारे पास सलाद था, हमारे पास बहुत सी चीजें थी और उन बहुत सी चीजों में दाल भी थी, आम वाली। लिहाजा बहुत सारी चीजों में आप आम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ मीठे में ही नहीं। जबरदस्त। नाजरीन, इससे पहले कि गुफ्तगू को हम और आगे बढ़ाएं अपने मेहमान के साथ, क्योंकि बहुत से सवालात हैं हम डेनमार्क के बारे में जानना चाहते हैं इस मुख्तसर वक्त में जो हमारे पास है। लेकिन आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है जो आपके सामने आश्कार करेंगे जब हम अपने पहले कमर्शियल ब्रेक पर जाएंगे कुछ देर के बाद। हम अभी नहीं जा रहे, लिहाजा फिक्र मत कीजिए। और जब हम वापस आएंगे, बस ब्रेक पर जाने से पहले हम शो का सरप्राइज आश्कार कर देंगे, जो कि पहली बार हो रहा है किसी बोल एम्बेसडर के एपिसोड में। और किसी मुल्क के साथ हमने इसकी कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार हम कुछ कर रहे हैं और मुझे यकीन है आप इसे पसंद करेंगे। तो हम अपने सवालों की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान को शदीद किस्म के मुआशी मसाइल का सामना है पिछले कई सालों से। ख़ास तौर पर रमा साल देखा गया है बहुत ज़्यादा दबाव है अवाम और हुकूमत दोनों पर। कोई भी मशवरा जो आप देना चाहें, कैसे लोग इससे निकल सकते हैं? दर हकीकत
हालात से निमटने के लिए दोनों ही हुकूमती सतह पर और पाकिस्तानी अवाम की सतह पर भी। हम ये कोशिश करेंगे, हम हुकूमत से भी बात करेंगे और कुछ दीगर हल तजवीज़ करने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हों, और इसके हल मौजूद भी हैं। जैसा कि आप एनर्जी के शोबे को ही ले लें, हमारे पास इस तरह की कंपनियां हैं जो विंड टर्बाइन्स तैयार करती हैं, और अगर आप पाकिस्तान में तेल और गैस के बजाय विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर जाते हैं तो इस तरह कम से कम आपकी कीमत में 50% की कमी होगी। तेल, गैस और कोयले के बाद आलमी तवानाई ज्यादा सस्ती है, लिहाजा ये मुल्क के लिए बहुत अहम है। और बहुत जल्द ही आलमी तवानाई की पॉलिसी भी सामने आएगी जिसमें एनर्जी मिक्स का 30% आलमी हिस्सा होगा, और आलमी होना चाहिए। आप देखेंगे कि आगे काफी चीजें बदलने वाली हैं जो कि सरप्राइजिंग हैं, जैसे अगले सिर्फ 10 सालों में 2030 तक, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशकिन खबर है, हम भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। जबरदस्त। विंड कॉरिडोर में भी पाकिस्तान को माली आनत है। जमपीर और पाकिस्तान के दूसरे मकामात पर सिंध के इलाकों में और शिमाल में भी बहुत कामयाब रहा, और मैं समझता हूँ कि ये तवानाई के बहरान का एक बहुत अच्छा हल हो सकता है जिसका हम सामना कर रहे हैं, और आवाम के लिए लागत को कम करना और इसको रिलीफ के तौर पर खोज लगाना। कारोबार करने में आसानी है। कारोबार को और आसान बनाने के लिए बहुत सी चीजें की जा सकती हैं, और अगर कारोबार आसान है तो कंपनियों का पाकिस्तान आना और काम करने की तरफ रागिब करना और भी आसान है, ताकि वो पाकिस्तान में कुछ करें। लिहाजा मैं जानता हूँ कि कुछ इस्लाहात जारी हैं और हम इन इस्लाहात के बहुत ज्यादा मुंतजिर हैं, जो कि हुकूमत के जरिए, सूबों के जरिए भी और बेहतर अंदाज में अंजाम देने में आसानी पैदा करते हैं। बेहतर से बेहतर कारोबार, कम वक्त का ज़िया, काम करने का आसान तरीका जिसके हम मुंतजिर हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। एक्सीलेंसी, जैसा कि हम सब जानते हैं इस दुनिया के बारे में, किसी ने क्या खूब कहा और मैंने हमेशा हवाला दिया। जब मैं बचपन में स्कूल में होता था, हमेशा ये सुनता था, दुनिया एक स्टेज है और हर कोई अपना किरदार अदा करता है इस स्टेज के ऊपर। इंसान हमेशा से समाजी जानवर रहा है क्योंकि हम हमेशा राब्ते उस्तवार रखते हैं। लोगों का लोगों से राब्ता बहुत ज़रूरी होता है। लोग जब सबसे बाहम मिलते जुलते हैं तो चीज़ें सीखते हैं, वो चीज़ें अपनाते हैं, और इन तमाम चीज़ों को, अक़दार को और सकाफ़त को सिखाया या फिर किसी के दिमाग में डाला नहीं जा सकता उस वक्त तक जब तक के आपस में राब्ता ना हो। तो डेनमार्क और पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। आप जानते हैं कि एक दूसरे को समझना, अहमियत देना एक बहुत ज्यादा अहम चीज है, और हम किस तरह सोचते हैं, हम किस तरह काम करते हैं, बहुत जरूरी है। ये आलमी तफहीम के लिए जरूरी है। इसमें शमूलियत भी अहम है। ये जरूरी है कि हम बतौर सफीर कोशिश करें, बतौर सिफारत खाना भी हम इसे फरोग देना चाहते हैं, और हम सकाफती तबादले की सरगर्मियों के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि डेनमार्क से पाकिस्तान तक सकाफती उनसर कहाँ हैं। हम सहाफ़ियों को भी ले रहे हैं, वो हमारे पास आएं और डेनमार्क का तजुर्बा करें और फिर डेनमार्क को बताएं। लिहाजा इस तरह हम सकाफत के माबीन, खित्ते के माबीन राब्ते बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो अमन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और खुशहाली के लिए तो सबसे बढ़कर है। सही। अपने सवालनामे के उस सकाफती हिस्से की तरफ बढ़ते हुए जो हमने आपके लिए तैयार किया था, पाकिस्तान में लोग ख़ास तौर पर डैनिश सकाफत के बारे में जानना चाहेंगे। क्या पाकिस्तानी कल्चर और डैनिश कल्चर में कोई मुमासलत है? कोई भी किसी भी तरह का एहतराम, मिसाल के तौर पर कपड़े, कुछ त्यौहार या शायद किसी किस्म की रवायात जो डेनमार्क में मनाए जाते हों? क्योंकि मैं जानता हूं कि डेनमार्क कसीरुन नस्ली मुआशरा है, हमारे पाकिस्तानी भी वहां पर रहते हैं। लिहाजा मैं आपको मौका देता हूं कि हमारे नाजरीन के लिए बताइए, क्योंकि नाजरीन आपके अल्फाज के जरिए डेनमार्क की तलाश करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ी चीज जो हमारे पास मुश्तरक है, हमें खानों से प्यार है। मैं जानता हूँ पाकिस्तानी शौकीन है खाने के, हम भी खानों के शौकीन हैं। लिहाजा हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो फूड डिप्लोमेसी, खाने की अशिया पर तबादला करने की कोशिश करें। खानों से एक दूसरे को जानना एक अच्छा तरीका है। पाकिस्तान में बहुत सी फिल्में तैयार होती हैं, हम अपनी फिल्में भी बनाते हैं, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में डैनिश फिल्मों की नुमाइश करेंगे जिस तरह हम शायद पाकिस्तानी फिल्मों की वापसी की उम्मीद करते हैं, और इन्हें डेनमार्क में दिखाएं। उम्मीद है कि हमारे पास डैनिश कम्युनिटी है, माजरत हमारे पास पाकिस्तानी कम्युनिटी डेनमार्क में रहती है, और वो फिल्मों को भी पसंद करते हैं और वो कल्चरल इवनिंग्स भी करते हैं। वजाहत के तौर पर किस तरह का पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या है, खूबसूरती से मुज़य्यन पाकिस्तान का तनू। आपको मालूम है जुनूब से साहिल है, फिर आपके पास सहरा है,
फिर आपके पास गर्म इलाके हैं और ज़राअत, फिर नॉर्थ की खूबसूरती के साथ तारीखी शहर, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, जो हम अपने मुल्क के लोगों को भी दिखाना और बताना चाहते हैं कि वो आए और तजुर्बा करें। ज़बरदस्त, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। कोई सालाना त्यौहार जो आप मनाते हो, जो आप डिस्कस करना चाहें, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें, जिसमें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी शरीक होती हो, वहाँ पर भी सबकी तरह? इवेंट्स तो होते रहते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर इवेंट डेनमार्क में होते हैं, गर्मियों में होते हैं, क्योंकि डेनमार्क की आबो हवा ऐसी है कि हमारी गर्मियाँ जैसे आपकी सर्दियाँ हैं, लिहाजा इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। हमें गर्मियों की जरूरत पड़ती है, बड़े लंबे दिन होते हैं, सूरज देर से गुरूब होता है क्योंकि हम काफी ऊंचाई पर हैं, बड़ी लंबी शामें होती हैं, बड़े फेस्टिवल होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं जो ऑस्कर कहलाते हैं, जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और हमारे यहाँ पूरी दुनिया के आर्टिस्ट आकर इन फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते हैं। उनके मुख्तलिफ स्टेजेस बने होते हैं और वो 2 हफ्तों तक परफॉर्म करते रहते हैं, 10 दिन से 2 हफ्ते। लेकिन ये फेस्टिवल्स बहुत वसी रकबे पर मुनक़िद होते हैं। अभी तक कोपनहेगन से बाहर नहीं गए, ये भी एक हमारा फेस्टिवल है। फिर सर्दियों के मौसम में न्यू ईयर आता है, क्रिसमस की तकरीबात होती हैं और हर कोई इसमें हिस्सा लेता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस मजहब का है। ये जश्न साल के अंधेरे का जश्न होता है, क्योंकि उस वक्त बहुत अंधेरा होता है। हमारे पास दिन की रोशनी के सिर्फ 3-4 घंटे ही होते हैं, एकदम घुप अंधेरा होता है। हमें बहुत ज्यादा लाइट्स रोशन करनी पड़ती हैं, मोमबत्तियां भी जलाते हैं और अच्छा वक्त गुजरता है। जबरदस्त। इसका मतलब है लोग डेनमार्क में एक शानदार कल्चरल एक्टिविटी से लुत्फानंदोज होते हैं, जैसा कि हमने आपसे सुना। और मेरा ख्याल है कि कई नाजरीन गर्मियों की छुट्टियां डेनमार्क में गुजारने की प्लानिंग कर रहे होंगे, सर्दियों में नहीं, क्योंकि ज्यादातर इवेंट तो गर्मियों में होते हैं। गर्मियों में ही आना चाहिए। ओके, जब हम मुल्कों की बात करते हैं, हम उनके खानों की बात करते हैं, उनके खेलों की, उनकी सकाफत की। फुटबॉल आपका कौमी खेल है, फुटबॉल ही क्यों, कोई और खेल क्यों नहीं? हाँ, फुटबॉल ने तरक्की की है। फुटबॉल डेनमार्क में ऐसे मकबूल हुआ, हमारे पड़ोसियों से बहुत सी जंगें हुई थी, साल तक मुस्तकिल होती जिक्र किया था हमने, बहुत सारी जंगें लड़ी। दरअसल मेरे ख्याल में सिर्फ 2 ही ममालिक थे जिनकी आपस में बहुत ज्यादा जंगें हुई। कुछ अरसा पहले हमने देखा कि लड़ाइयां रुक गई हैं और हम में दोस्ती का रिश्ता बन गया है, और उस वक्त से ही हम सालाना फुटबॉल मैच खेलते चले आ रहे हैं, डेनमार्क बमुकाबला स्वीडन। और अब ये मैच मैदानी जंग है, लिहाजा हम बहुत बुरे पड़ोसियों के बदले बहुत अच्छे पड़ोसी बन गए हैं और हम स्कैंडिनेवियाई खित्ते में मरबूत हो गए हैं। और हम ये बात फुटबॉल मैच के मुकाबले में शो करते हैं। आप किसी भी शोबे में जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर किसी को क्रिकेट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, वैसे ही डेनमार्क में फुटबॉल को पसंद किया जाता है। तो ये हैशेस सीरीज क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला इंग्लैंड जैसा है? हाँ, बिल्कुल। तारीख बड़ी बेरहम है भाई दावेश। मैं अपने नाजरीन को समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट हर पाकिस्तानी के खून में रची बसी हुई है, और कुछ यूरोपियन ममालिक में भी, इंग्लैंड यकीनन। तो आगे बढ़ते हैं। दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आई है यूरोप में, जब से यूरोपीय यूनियन कायम हुई, और डेनमार्क उसका हिस्सा है। आप लोगों के लिए इससे क्या तब्दीली आई है? बुनियादी तौर पर मेरा मतलब है, दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में हम ऐसे हालात में थे, लेकिन हम यूरोप की जंग में शामिल नहीं थे। और जिस तरह से हमने ये काम किया, वो सबसे पहले कोयले और स्टील यूनियन के नाम से जाना जाता था। लिहाजा कोयला और स्टील अब कौमी असासा नहीं रहा कि वो पूरे यूरोप का असासा बने। कोयला और स्टील उन दिनों आपको एक बड़ी फौज बनाने के लिए अहम जरूरत थी, लिहाजा उसे बहुत सलीके से कंट्रोल करके फौज के लिए जराए पैदा करना पहली सोच थी। और फिर आप एक दूसरे के खिलाफ जंग करने की सलाहियत को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर तरक्की में, यूरोपीय बिरादरी में, और अब यूरोपीय यूनियन जो मजबूती से परवान चढ़ी है। दरअसल ये पूरे यूरोप में खुशहाली की एहसास है। हमने पूरे यूरोप में कारोबार करना बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। इसकी लागत बहुत कम आती है और बरामदात में इजाफा हुआ, कारोबार को जबरदस्त फरोग मिला, कंपनियों को फायदा हुआ। ये सारे यूरोप में खुशहाली की एहसास है, मैं कहूँगा। लिहाजा हम में से हर एक खुशहाली की तामीर में बहुत अहम उनसर है। ठीक है, यूं भी यकीनन यूरो का दुनिया की 5 सबसे ज्यादा मशहूर तिजारती करेंसियों में शुमार होता है, और ये बहुत जल्दी और तेजी से टॉप रैंक्स पर पहुंची है जी। और तो लिहाजा यूरोपीय यूनियन में रहते हुए, और फिर इसके हवाले से जो कुछ हमने कहा है,
डैनिश अफराद ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि वो मौक़े जो उनके लिए पैदा किए गए थे वो पूरी तरह से यूरोप में अपनी सलाहियतें आज़ादाना इस्तेमाल कर सकते थे। क्या ये इसकी वजह है? हाँ, खुशहाली और अमन, अगरचे हमारे पास सिक्योरिटी की दूसरी तरह की तकवीत है। यूरोप बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम पैदा कर रहा है, वो बाहमी फंड्स तैयार कर रहा है, माशी आज़ादी पैदा कर रहा है। आप जानते हो, हकीकत यह है कि माशी लिहाज से हर एक दूसरे पर मुनहसिर है। इससे यूरोप के लिए दोबारा जंग जैसी सूरत हाल में जाना नामुमकिन हो जाता है। यकीन अब यूरोप में यूरोपीय यूनियन के मंजरनामे के साथ बहुत जुड़ा हुआ और बहुत ज़्यादा बहसशुदा ब्रेक्जिट, मीडिया में इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है। हर चंद हफ्तों में बड़ी खबर आती है और कुछ ही दिनों में निकल भी जाती है। आप ब्रेक्जिट और उसके असरात के बारे में क्या कहते हैं? हमारे लिए यूके, यूनाइटेड किंगडम हमारे एक अहम तिजारती पार्टनर है, लिहाजा ये ब्रेक्जिट का मसला वाकई इंतहाई नाजुक है। और ये शायद आप जानते होंगे कि ब्रेक्जिट के बारे में पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा बातचीत की जा रही है। लिहाजा इसका ऐसा मुआहदा नहीं है जो कि आपको पता चल जाए। रातों रात बरतानिया को यूरोप से मुकम्मल तौर पर अलग करना पड़ा, या तो ये मुआहदा है कि वो मामलात को चलाने की इजाजत देते हैं। और मैं समझता हूँ कि बरतानिया और यूरोप दोनों के लिए इस मुआहदे की बुनियाद तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ब्रेक्जिट आसान बनेगा, मुश्किल नहीं। क्योंकि अगरचे ब्रेक्जिट हो जाता है तब भी हम इसी खित्ते में रह रहे हैं। हम अब भी करीबी ताल्लुकात चाहते हैं, माशी, माशरती, लोगों से लोगों की कुर्बत, और इसकी बुनियाद रखना होगी। लिहाजा मुझे लगता है कि वो ब्रसेल्स और लंदन में बहुत ही तेजी से ये काम हो रहा है और कोई हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये डील हर किसी के लिए काबिल कबूल हो। हम दोनों अतराफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, क्योंकि यकीनन सामीन, बरतानवी सामीन के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के सामीन भी इस मुआहदे पर उतनी ही निगाह डाल रहे हैं जैसा कि आपने इसे अहम मामला कहा था। और एक बार इसका हल आ जाए, तिजारत का एक नया दौर होगा और कुछ मौके सुकर सकते हैं और कुछ इसमें और भी बढ़ जाएंगे। दोनों ही सूरतें वकूअ पज़ीर हो सकती हैं जब इस तरह होता है। तो अब इस हवाले से दो इंतहाई अहम सवालात को आगे बढ़ाते हुए, जुग़राफ़ियाई सियासत से मुतालिक तब्दीली दुनिया इन दिनों देख रही है और दुनिया में कुछ जगहों पर इस वक्त भी जंगें हो रही हैं। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको मालूम है कि किसी न किसी तरह ख़ास तौर पर यूरोप में फूट पड़ा है। हमने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। हालांकि अमेरिका 9/11 वाक़े के बाद बराह रास्त मुतासिर हुआ था, लेकिन यूरोप में भी हम देखते हैं कि आम शहरियों के जहन में ये तस्वर किसी न किसी तरह गर्दिश कर रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए इससे, या ऐसे अफराद जो पुख्ता जहन नहीं होते हैं और वो दुनिया की असल हकीकत को नहीं समझते हैं। तो आप ये कैसे देखते हैं कि इस इस्लामोफोबिया से कैसे निपटा जा सकता है? ख़ास तौर पर मैं डेनमार्क के हवाले से खुसूसी बात कर रहा हूँ, और ये कि दोनों मुआशरों के माबैन हम आहंगी को कैसे ला सकते हैं कि डेनमार्क में महज़िब तौर पर मिलकर रह सकें। इस इंतहाई अहम मामले पर आपकी राय बड़ी अहमियत की हामिल होगी। डेनमार्क में बहुत सारे माशरती गिरोह हैं और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे ये यूरोप में है, जैसे कि पाकिस्तान में है। क्या इस अदम बर्दाश्त को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? सिर्फ एक ही चीज है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और वो है अदम बर्दाश्त। और हमें अदम बर्दाश्त का मुकाबला करना है कि आखिर हम उसे कैसे देखते हैं, और हमें उससे निपटने के तरीके तलाश करने हैं। कभी अदम रवादारी जहालत से आती है, फिर ये दूसरों से अलग कर देने से आती है। बाज़ औक़ात लाइल्मी या अदम बर्दाश्त दूसरे मसाइल की वजह से आती है, मुसाबिकत या अदावत से आती है। आपके पास तारीखी किताबें हैं, वो किताबें जो भी हैं, हमें ये मालूम करना होगा कि अदम बर्दाश्त की क्या वजह है और फिर इससे निपटना है। इसको बातचीत के जरिए भी हल करने की बहुत कोशिश की जा रही है। जैसे पाकिस्तान में यहाँ बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की बहुतात है, हमारे यहाँ डेनमार्क में भी सारे बैनुल मज़ाहिब मुकालमे हुए हैं। ये बहुत अहम है। नेज़ मुख्तलिफ ग्रोहों के माबैन मुकालमा, अगर किसी को अदम रवादारी का सामना करना पड़ता है तो मनफी अंदाज में रद्द अमल जाहिर करता है, तो हम इसे मजीद खराब कर देंगे। अगर आप इस तरह से रद्द अमल दें, उस तक पहुँचें और दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप पहले ही इस अदम बर्दाश्त को नाकारा बनाने के लिए कुछ हासिल कर लेते हैं। यकीनन अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मैं इस हकीकत को हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की कोशिश से जोड़ता हूँ
جو اسلام کو خود بطور ایک معاشرہ، بطور ایک مذہب پیش کرنے کے لیے آگے رکھتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان پرامن بقائے باہمی کے حوالے سے جس کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت کی بھی ضرورت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بھی بہت ساری چیزیں رونما ہو رہی ہیں، اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، جو غیر جنونیت، دہشت گردی کے حوالے سے ہے، اور یقیناً پرامن بقائے باہمی بھی ہے، اعتدال پسندی جو اسلام نے آزادی دی ہے۔ آپ جانتے ہیں دوسروں کے لیے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں اور اپنے معاشرے کی طرف مذہب پر عمل کریں، اور جناب عمران خان نے حال ہی میں اقوام متحدہ کے جنرل کونسل اجلاس میں بھی ایک عمدہ تقریر کی، اور کچھ مخصوص واقعات بھی پیش آتے ہیں، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، جو ڈنمارک میں ہوا تھا۔ اس نے ہر طرف افراتفری پیدا کر دی اور تجارت کو متاثر کیا، باہمی تعلقات کو ہم سب کے لیے بہت سے طریقوں سے متاثر کیا۔ اس دنیا میں بقائے باہمی ضروری ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جب وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے دفتر میں اور ڈینش حکومت کے ساتھ بھی اس مسئلے کو اٹھایا، اور اس کے ساتھ بھی اتنا ہی اچھا سلوک کیا گیا جس کا احترام کیا گیا۔ مستقبل میں ایسے واقعات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ معلومات کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں دوسرے دوستوں کے بارے میں زیادہ مضبوط تفہیم پیدا کرنی ہوگی۔ ڈینش اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی سیکھیں۔ آپ عیسائیت، اسلام، ہندو مت کے بارے میں سیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے بارے میں سیکھتے ہیں تاکہ آپ بعد میں یہ سمجھیں کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے شروع کرنا اس کا ضروری ہے۔ نیز ایسا مکالمہ جس میں ان لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے، یہ بہت ضروری ہے جو نہیں سمجھتے ہیں اور جن کا شاید دوسروں کے بارے میں غلط خیال ہے، اور پھر وہ حقیقت آخر میں جانیں گے، لیکن آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہوگا، اور پھر آپ کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ویڈیوز موجود ہوں گی۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو سب جگہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو کسی وقت پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا نمایاں ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے کھیل کھیلنے پر بھی رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے ہم واقعتاً زیادہ مشکل شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ اب ناظرین، میں اپنی ساری توجہ آپ پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں سرپرائز کے حوالے سے جو آپ کے لیے ہمارے پاس ہے، اور جو سرپرائز ہے وہ پہلی بار ہمارے ٹیلی ویژن پر اور ایک باقاعدہ تعارف کے ساتھ ایک ڈینش گروپ، ایک بینڈ قوالی کے ساتھ استاد اعجاز شیر علی، جو مہر علی شیر علی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو پرائڈ آف پرفارمنس فیملی ہے، ہمارے ساتھ لائیو ہیں ہمارے شو میں، اور میں چاہوں گا کہ ایکسیلنسی کے ساتھ ہم دونوں ان کی طرف بڑھیں اور بینڈ کو ایک ساتھ متعارف کروائیں۔ پھر بریک پر جائیں گے اور واپس آ کر زبردست میوزک سنتے ہیں۔ پلیز چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ اعجاز ہیں، استاد اعجاز شیر علی، جو کہ اس بینڈ کے سنگر ہیں، جی، جو میوزک کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ زبردست۔ پھر ہمارے ساتھ ٹم ہیں، جو گٹارسٹ ہیں بینڈ کے۔ یونس بھی ہیں، وہ بھی گٹارسٹ ہیں اس بینڈ کے۔ اسٹیفن، جو کہ یقیناً ڈرمر ہے، ورنہ ہم کچھ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ ہمز ہیں، جو بیس پر ہیں۔ زبردست۔ تو ناظرین، ہم بریک پر جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ تفریح سے بھرپور شو کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور ہم پہلی بار یہاں باقاعدہ قوالی پیش کر رہے ہیں اس گروپ کے توسط سے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، راک انداز میں یہ راک قوالی ہے، یہ راک قوالی ہے، یہ ڈینش راک قوالی ہے، پہلی بار پیش کی جا رہی ہے، اور مجھے یقین ہے سب ضرور دیکھ رہے ہیں۔ کہیں مت جائیے گا، جلد ہی ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد بول امبیسڈر کے ساتھ۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستانی ناظرین یقیناً لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور یقیناً بہت مسحور ہوئے ہوں گے اس جیمنگ ان راک اور قوالی کے ملاپ سے۔ ناظرین، میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، اور جو لوگ ڈنمارک میں بھی دیکھ رہے ہوں گے جب ہم اس شو کو اپلوڈ کریں گے سوشل میڈیا پر بھی، یہ راک فیوژن اور فیوژن آف ویسٹرن میوزک ود قوالی کی ابتدا پہلی بار استاد نصرت فتح علی خان نے کی تھی،
وہ اس طرز کے پائنیئر ہیں، مگر ڈنمارک کی اس یوتھ کو اپنے سامنے پرفارم کرتا دیکھ کر اور استاد اعجاز شیر علی فرام مہر علی شیر علی فیملی، یہ واقعی لاجواب ہے اور یہ بھرپور داد و تحسین کے مستحق ہیں اور ان کے مستقبل سے اچھی امیدیں وابستہ ہیں۔ ایکسیلنسی، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ لوگ اب بھی مزید ڈنمارک کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ ڈینش لوگ زیادہ تر کیسے ہیں؟ کیا کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ روایات کیسی ہیں ان کی؟ کس قسم کے کھانے پسند کرتے ہیں؟ مرغوب کیا ہے ایک ڈینش شخص کو؟ اگر ہم اس کے لیے جاتے ہیں، کیا یہ ڈینش کھانے ہی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈنمارک سے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، ہم پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ ونڈرفل کوکیز دیکھتے ہیں۔ بہت دفعہ ہوا ہے، شروع میں تو محض چند برانڈز ہی تھے کوئی 30 سال پہلے، پھر ہمارے پاس ملک پروڈکٹس آئیں، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں آئیں۔ تو ڈینش لوگوں کی پسند کیا ہے؟ ہم کھانے پینے کے شوقین ہیں۔ میں کہوں گا ہمارے پاس پرانے دنوں میں جو کھانا تھا جب ہم معاشرے کی تشکیل کر رہے تھے، ہمارے پاس بھی شاید شمالی پاکستان کی طرح بہت زیادہ کھانا ہوتا تھا۔ یہ مسالے دار نہیں ہوتے، ہم بہت زیادہ نمک اور کالی مرچ جیسے پاکستان کے شمال میں بھی استعمال نہیں کرتے ہیں اور ہم اسے بہت پکاتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ دنیا کے در کھلنے کے ساتھ ہی ہم بھی متاثر ہوئے، ہم نے ساری دنیا سے ذائقہ اکٹھا کیا، پیزا، پھر چائنیز کھانے، کہ ہم نے یہ سب کچھ لیا ہے، پاکستانی ہندوستانی کھانوں سے شروع کرتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے، اور ہم نے بھی صحت سے آگاہی اختیار کر لی ہے اور ہم کھانے کے انداز کو تبدیل کرتے ہیں، ہم زیادہ صحت مند رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میٹھا بھی پسند کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ صحت مند رہے اور زیادہ تر کچی غذا، تھوڑی سی زیادہ ہری سبزیاں اور صحت مند طریقے سے کھاتے ہیں۔ اور اب پچھلے 10-20 سالوں میں نئی روایت پروان چڑھی ہے جسے نیوٹک کوزین کہا جاتا ہے، جو نیوما نامی ایک ریسٹورنٹ کا کارنامہ ہے۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ بہترین ریسٹورنٹ تھا، وہ دونوں بہترین شیف جو نیوما کے سربراہ ہیں، وہ بہترین شیف ہیں 5 سالوں سے، لہٰذا بنیادی طور پر انہی کی روایت میں جکڑا ہوا ہے جسے نیوٹک کوزین کہا جاتا ہے، کہ ان کے ذائقے آپ کے پاس موجود ہیں، جو بھی موسم میں ہیں آپ اسے استعمال کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس کے ذائقے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں حقیقت میں پاکستان لانے اور فیوژن بنانے کی کوشش کرنے کا ایک بہت اچھا تجربہ ہوگا۔ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ذیابیطس ایک بڑی چیز ہے، اور ہمارے یہاں ڈینشن کمپنی کی اطلاع ہے جو حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ذیابیطس سے لوگوں کو بچاتی ہیں۔ ہم نے مسٹر وسیم اکرم کو بھی ساتھ لیا ہے تاکہ ذیابیطس کے خلاف کچھ زیادہ صحت مندانہ زندگی اور تھوڑی سی زیادہ ورزش اور تھوڑا سا زیادہ صحت مند کھانے کو فروغ دیں۔ اگر آپ تھوڑی سی زیادہ ورزش کرتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ صحت مند کھانا کھاتے ہیں، تو آپ سنجیدگی سے طویل سفر طے کر سکتے ہیں، اور اسے ذیابیطس سے بچنے کے لیے پاکستان کے بچوں میں آگاہی کو پروان چڑھانا ہے۔ پھر کھانا جو آپ پسند کرتے ہیں وہ میرا بڑا مشغلہ ہے، مجھے کھانا پکانا پسند ہے، اور یہ بھی ہونا چاہیے لوگوں میں، چونکہ کھانا خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک بہترین لمحہ ہوتا ہے، دوستوں اور خاندان کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے کا ایک بہترین لمحہ۔ اس چیز کو پاکستان میں اتنا ہی پسند کرتے ہیں جتنا ہم کرتے ہیں۔ میں بھی کھانے کا شوقین ہوں۔ تو ڈینش لوگ غذا سے روحانی غذا کی طرف راغب ہوئے، یعنی میوزک کی طرف۔ تو کس قسم کا میوزک پسند کیا؟ موسیقی کثیر الجہتی ہے، میں کہوں گا میوزک جسے ہم نے یہاں سنا ہے، جہاں آپ کے ساتھ کچھ مکس کر دیتے ہیں، ایک قوال اور قوالی کی روایت کو راک میوزک کے ساتھ، میرے خیال میں یہ بہت سے لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ اس میں کچھ کرنے کا نیا طریقہ۔ اب راک میوزک کی طرح اب لوگ ہمیشہ نئے طریقوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور آپ نئی چیزیں کرتے ہوئے سنیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بینڈ ہے، ہمارے پاس میوزیکل فیسٹیولز ہیں، راک میوزک اب پاپ میوزک کی طرح پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے، اور آپ کے پاس جہاں موسیقی کی دوسری شکلیں ہیں، جیز میوزک جولائی میں کوپن ہیگن فیسٹیول ہے جی، اور یہ سب بہت سارے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ نے کسی پاکستانی فلم ایونٹ میں شرکت کی ہے جہاں آپ کو بہت مزہ آیا ہو؟ میں الحمرہ فیسٹیول میں گیا تھا، میں راک قوالی کا ذکر کر سکتا ہوں، ہمارے بہت پیارے دوست یہاں ہیں، ہم نے انہیں کوکنگ فیسٹیول اسلام آباد میں مدعو کیا تھا جب ہم اسلام آباد میں تھے،
اور اس طرح کے فیسٹیول کچھ منفرد دکھانے کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے قوالی کی روایت کو بڑھایا اور راک میوزک کو بھی، اور میرا خیال ہے یہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ کچھ فیوژن کر سکتے ہیں، اور یہ فیسٹیول، یہ ایونٹس، یہ ایک شوکیس ہوتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں یہ اپنے فیسٹیول میں بھی پرفارم کریں گے اسلام آباد میں اگلے ہفتے، اور ہم دیگر فیسٹیولز میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے یورو ولیج۔ دراصل یورو ولیج ایک سالانہ ایونٹ ہے جو ہم اسلام آباد میں منعقد کرتے ہیں۔ ہر کسی کو خوش آمدید کیا جاتا ہے اور تمام یورپی ممالک وہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کچھ مختلف چکھ سکتے ہیں اس ملک کا، اور آپ مقابلوں میں شرکت کر کے انعامات بھی جیت سکتے ہیں۔ زبردست زبردست زبردست۔ اب پاکستان میں زیادہ تر امن و خوشحالی پر غور کرتے ہوئے ہم پاکستان کے ماحول میں بہت زیادہ بہتری لائے ہیں۔ ہم کئی سالوں سے دہشت گردی کا شکار ہوئے اور ہماری مسلح افواج نے نہایت ہی جواں مردی، بہت بہادری سے اس ناسور کا مقابلہ کیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلح افواج نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور میں نے بلکہ قوم نے ہمیشہ اس کو سراہا ہے، بھلے وہ آرمی ہو، ایئر فورس ہو یا نیوی ہو، اور پولیس نے بھی پاکستان میں قربانیاں دی ہیں۔ آپ تبدیلی کی ان انتھک کاوشوں کو کیسے دیکھتے ہیں جو پاکستانی افواج، پاکستانی فورسز کی جانب سے کی گئی ہیں؟ یہ واقعی انتھک کوششیں ہیں۔ جو بھی نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مجھے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوئے ہیں ڈرامائی طور پر پچھلے سالوں میں، اور میرا خیال ہے یہ زبردست بنیاد ہے۔ نہ صرف پاکستان نارمل زندگی کی طرف پلٹا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی کھل گیا ہے، اور اس سے معیشت مستحکم ہوگی، ثقافت مستحکم ہوگی، اور سیاح دوبارہ ملک میں آنے لگیں گے۔ بنیادی طور پر حالات کو معمول پر لانا تھا، کیونکہ پاکستان زیادہ تر دنیا سے کٹ کے رہ گیا تھا حالات کی وجہ سے۔ بہت زیادہ لوگ یہاں نہیں آتے تھے، اب حالات کافی مختلف ہو گئے ہیں، اور ان سیکیورٹی کے حالات کو معمول پر لانا پاکستان کا واقعی ایک بڑا کارنامہ ہے۔ زبردست، یہ زبردست رہا ہز ایکسلنسی، آپ نے شو کو رونق بخشی، بہت شکریہ بولا ایمبیسڈر کے ساتھ، اور آپ کا ساتھ اچھا لگا۔ ہم مزید ایکٹیویٹیز کے منتظر رہیں گے بطور پاکستانی معاشرہ، آپ کو ساتھ لے کر چلنے کے، اور بول ہمیشہ ساتھ رہے گا کچھ بھی منفرد دکھانے کے لیے، حتیٰ کہ اگر کبھی آپ کوکنگ بھی کریں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا، آپ کا بھی شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایک اور پروگرام بول ایمبیسڈر کے ساتھ دیکھنے کا، پاکستان میں ڈنمارک کے سفیر کے ساتھ مسٹر رولف ہومبو، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو ڈین راک قوالی بینڈ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگلے شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔